आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की। जब जोड़ों में तकलीफ या दर्द होता है तो उसे हम जोड़ों का दर्द या जॉइंट पेन कहते हैं। जिंदगी के कई साल तक ये जोड़ बिना किसी दिक्कत के काम करते रहते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि एक उम्र के बाद इनमें दर्द शुरू हो जाता है। तो आज बात करेंगे जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर यश गुलाटी, जैसे मैंने कहा, बात करेंगे जोड़ों के दर्द की यानी जॉइंट पेन की। ये एक बहुत आम बीमारी है, बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि जॉइंट पेन क्यों होता है, क्यों ये इतना आम है? देखिए, जो हमारे जोड़ हैं, ख़ास करके वह जोड़ जिनके ऊपर हम चलते हैं, जैसे घुटने का जोड़ या हमारे कूल्हे का जोड़ और कई अन्य जोड़ जो हैं, जो तरह तरह के जो जोड़ हैं, इनके अंदर बहुत ही महीन तरह की कार्टिलेज होती है जी। इतनी महीन होती है कि अगर आप एक बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ चलाएं तो उसकी जितनी फ्रिक्शन होती है उससे भी इसकी कम फ्रिक्शन रहती है। तो किसी वजह से अगर ये जो महीन कार्टिलेज है, अगर इसका डैमेज हो जाए तो क्या होता है कि उसके आसपास फिर रिएक्शन शुरू होता है और हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है। जोड़ का जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाता है, हड्डी एक्सपोज हो जाती है, कार्टिलेज हट जाती है, तो वो दर्द होनी शुरू होती है। एक तो जो थोड़ा थोड़ा कचरा निकला जोड़ के अंदर, उसका रिएक्शन होता है, और एक जब हड्डी पे हड्डी आ जाती है, चलती है, तो वो दर्द करती है क्योंकि नर्व जो होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। तो इसकी वजह कई तरह की है। एक तो सबसे जो कॉमन वजह है वो है कि बढ़ती उम्र की वजह से, जैसे हमारे बदन की बाकी सारे हिस्से भी घिसते हैं, दिल घिसता है, दिमाग घिसता है, आंख घिसती है, कैटरेक्ट होता है, सब कुछ होता है। इसी तरह से जोड़ भी घिसता है, तो उसके वजह से धीरे धीरे दर्द शुरू होती है। तो कुछ और जोड़ ऐसे खराब होते हैं, जैसे कुछ तरह का गठिया होता है, कोई जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो दूसरी तरह का है, या कई लोगों को यूरिक एसिड से प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को और तरह की जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिससे बोलते हैं, उसकी वजह से जोड़ खराब हो जाते हैं। किसी को चोट लग गई जोड़ के अंदर, वो ठीक नहीं जुड़ा, वो अगर इरेगुलर हो गया तो उससे आर्थराइटिस हो जाता है। तो कई वजह हैं जिसकी वजह से ये जोड़ में दर्द हो सकता है जी। जैसे आपने कहा कि एक झिल्ली होती है, एक तरह से वो कमज़ोर हो जाती है और उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। जैसे हमेशा कहा जाता है कि जो जोड़ों का दर्द है वो एक एज के बाद आम है, होता ही है। लेकिन अगर आजकल की बात करें तो जो यंग जनरेशन है उन्हें भी जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं, वो सही बात है। ये पहले भी था, अब भी है, अब थोड़ा सामने ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आजकल जो हमारा रहन सहन, खाना पीना थोड़ा ख़राब हो गया, कि मोटापा जल्दी आ गया लोगों के अंदर, जो वर्जिश करनी कम हो गई, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो जोड़ हैं जल्दी ख़राब होने शुरू हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तरह के गठिए हैं जो कम उम्र में भी हो सकते हैं, जैसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, वो तो कई बारी तो 10 साल से कम उम्र में भी हो जाते हैं, वो एक अलग तरह की बीमारी है। लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया कि आजकल थोड़ा जल्दी देखने में आता है, वो सही भी है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने जोड़ों को अच्छी तरह नहीं देखेंगे, अपने आसपास की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनको आप स्ट्रांग नहीं रखेंगे, तो ज़्यादा जोड़ पे जोर पड़ेगा तो जल्दी खराब होंगे। तो जब तक एक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी, आप वजन कंट्रोल करके नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। और एक दूसरी बात यह है कि ये स्मोकिंग, हैवी स्मोकिंग भी कोरिलेट की गई है दर्दों के साथ। हाँ, जोड़ों की दर्द, मसल की दर्द, और विटामिन डी की कमी भी अब कोरिलेट की गई है जोड़ों की दर्द के साथ। तो कई तरह की वजह है जिससे जोड़ों में दर्द थोड़ा कम उम्र में भी देखने में आ सकता है जी। जैसे आपने विटामिन डी का नाम लिया, तो आजकल बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनमें विटामिन डी जो है वो बहुत कम है, क्योंकि होता यह है कि हम लोग ज़्यादातर अंदर ही रहते हैं, एसी में रहते हैं और धूप में बहुत कम निकलते हैं। तो जो एक नेचुरल विटामिन डी है वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं लोग सप्लीमेंट लेते हैं इसे पूरा करने के लिए। तो वो किस हद तक सही है? क्या वो वाकई वो जो विटामिन डी की कमी है उसको पूरा कर पाता है?
देखो, विटामिन डी अभी पिछले कुछ सालों से ये पता लगा रिसर्च से कि विटामिन डी जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ हड्डी के लिए बल्कि और भी कई ऑर्गन्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जी। इसको हड्डी कमज़ोर होने में तो खैर है ही, अगर विटामिन कम हो, जैसा मैंने बोला जोड़ों में भी दर्द से कोरिलेट किया गया है, इसको डायबिटीज़ से भी कोरिलेट किया गया है, इससे और कई चीज़ों से कोरिलेट किया गया है। और आपने सही बात कही है कि आज का जो आदमी है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, बाहर धूप में नहीं जाता, क्योंकि विटामिन डी तो आदमी का जो बदन है खुद ही बनाता है। तो अगर आप वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं धूप में, उसके साथ अंदर बनता है हमारे बदन में, तो क्योंकि अगर आप एक्सपोज नहीं करेंगे तो वो कम बनेगा। लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए कई तरह के ऐसे फूड्स हैं जिसको विटामिन डी से फोर्टिफाई किया जाता है, कुछ ऑयल्स हैं, कुछ ऐसा है। या जो लोग नॉन वेज हैं, जो रेड मीट खाते हैं या जो खास करके फिश, बोनी फिश खाते हैं, उनको मिल सकता है नेचुरल फूड से। अदरवाइज बहुत सारे खाने में विटामिन डी रहता नहीं है, तो या तो बॉडी से खुद बनाए धूप से, अल्ट्रावायलेट से, या जो उसको बाहर से लेना पड़ेगा। तो अगर कमी है तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, हार्मलेस मेडिसिन है। अगर जिसको कमी है, यानी कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट से वो काम करते हैं, वो उसमें और कोई हार्मलेस है। अगर मैं ये कई बार कहता हूँ कि इंजेक्शन मत लगवाइए, कई लोग वो इंजेक्शन जल्दी से लगा देते हैं कमी हो, क्योंकि इंजेक्शन लगाने से नुकसान हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर ज्यादा ले लें। ओरल खाने से कभी टॉक्सिसिटी नहीं होगी और कभी ज्यादा नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कमी हो या जिसका ओरल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो कि वो एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं सकता, तो उसको इंजेक्शन से दे सकते हैं। वरना चाहे आप ओरल लो या इंजेक्शन लो, ये डेपो प्रिपरेशन है, इसमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वली गुड है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जैसे शुरू में आपने एक झिल्ली के बारे में बताया कि जब वो कमज़ोर हो जाती है तब जॉइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जॉइंट पेन का सबसे बड़ा सिम्टम तो यही है कि आपके जॉइंट में पेन होता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी झिल्ली कमज़ोर हो रही है, कहीं ना कहीं उस चीज़ की शुरुआत हो रही है, तो क्या कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं? हाँ, देखिए, जो झिल्ली जिसको आप कह रहे हैं वो जॉइंट आर्टिकुलर कार्टिलेज उसको बोलते हैं। तो जब वो शुरुआत में खराब होना शुरू होता है, तो जब आप बैठ जाते हैं थोड़ी देर तो जोड़ स्टिफ हो जाता है, जब आप चलते हैं तो दर्द होती है, फिर आप थोड़ा थोड़ा चलते हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे जोड़ में ऑयलिंग हो गया। तो ये शुरुआत के सिम्टम है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, अपना दर्द लगातार रहनी शुरू हो जाती है, फिर कभी कभी रात को नींद भी खुलनी शुरू हो जाती है, या सवेरे उठते हैं तो जोड़ अकड़े हुए महसूस होते हैं। तो ये इस तरह से डिजीज प्रोग्रेस करती है, फिर धीरे धीरे चलना भी कम होता जाता है दर्द की वजह से। जो दूसरी तरह का गठिया है जिसको रूमेटॉइड वगैरह कहते हैं, उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस यानी कि सुबेरे हाथों पैरों का अकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और धीरे धीरे फिर हाथों में पैरों में थोड़ी सूजन आनी शुरू होती है, दर्द शुरू होती है, और बढ़ते 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 फिर थोड़ी डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाती हैं, दूसरे जोड़ भी इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इससे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्टेज पहुंचने से पहले हमको डायग्नोज कर लेना है, ये जिसको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये रेड फ्लैग गठिया जो है या रूमेटॉइड, ताकि इसकी जो खास दवाइयां हैं उसको देके इसको हम, जिसको कहते हैं निप इट इन द बड, कि उसको खत्म ही करना है उस बीमारी को पहले। एक बार जोड़ खराब हो गए फिर उनको ठीक करना मुश्किल हो जाता है बिना ऑपरेशन के। जी, जैसे आपने कई सारे जो ये जोड़ों के दर्द की बीमारी है, गठिया है, इसके टाइप्स बताए, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और भी टाइप्स है जो कॉमन है? हाँ, देखिए, जैसे गाउट है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है कई लोगों का, वो भी इतना कोई अनकॉमन नहीं है, अक्सर देखने में आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन होता है जिसको प्यूरिन बोलते हैं, उसका ब्रेकडाउन या मेटाबॉलिज्म जब होता है तो ये उसके प्रोडक्ट निकलते हैं, और जिसमें ये प्रॉब्लम होती है उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल या यूरेट क्रिस्टल जिसको हम बोलते हैं, वो जोड़ों के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ डिपॉजिट होते हैं, और शदीद दर्द होती है उसके बाद। कई बार तो इतनी शदीद दर्द होती है कि आदमी रो पड़ता है उसके साथ। तो और या कई बार धीरे धीरे बढ़ता जाता है दर्द। तो इसको भी डायग्नोस करना ज़रूरी है कि क्या ये उस तरह का गठिया तो नहीं है। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो इसमें जैसे कहते हैं कि रेड मीट न लीजिए,
उससे ज़्यादा बढ़ता है, किसी अच्छा। चिकन ठीक है लेकिन रेड मीट से ज़्यादा बढ़ता है, रेड वाइन नहीं लेना। और कुछ तरह की सब्जियां हैं जैसे बंद गोभी वगैरह, उससे भी बढ़ सकता है, पालक से बढ़ सकता है। तो ये चीज़ों, जिनको ये प्रॉब्लम हो उनको ये चीज़ें कम लेनी है, या हाई कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन, बहुत ज़्यादा दालें या कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन्स नहीं लेने हैं। अच्छा। और ख़ास तरह की फिर दवाइयाँ इसके लिए वो दी जा सकती हैं और उसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जी, बहुत सारे लोगों को जैसे आपने बताया यूरिक एसिड की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है उनके जॉइंट में। तो अगर हम इसको बहुत अच्छी तरह एक समझना चाहें, जो आम लोग हैं उनकी समझ में आए, तो जो यूरिक एसिड है वो किन किन कंडीशन में बनता है, किस किस वजह से बनता है, और हम ऐसा क्या खा लेते हैं या हमारी क्या जो लाइफ स्टाइल है, रूटीन है, उसमें क्या कुछ ऐसा रहता है जिसकी वजह से ये बनता है? देखो ऐसा है कि यूरिक एसिड, मैंने जैसा बताया कि एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है जी। और वो कई कंडीशन ऐसी होती है कि वो डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करता रहे। जिसकी ये प्रॉब्लम है, ये कंडीशन, उसके अंदर हमको जो है कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन नहीं खाने हैं। जैसे कि रेड मीट नहीं खाना है, या कोई कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन जिससे कॉन्सेंट्रेटेड दालें या कुछ तरह की सब्जियां जैसे मैंने बोला वो नहीं लेनी है। तो उससे फिर हम उसको बच सकते हैं। जी, जैसे एक तो बात हो गई कि कई लोगों में विटामिन डी की कमी रहती है, कुछ लोगों में जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शायद हड्डियां कमज़ोर होती हैं या कुछ ऐसी वजह होती है कि जब वो चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, तो उनकी हड्डियों में से आवाज़ आती है। तो ये किस वजह से, किस कमी की वजह से होता है? बहुत जो मरीज आके बोलते हैं मेरी हड्डी आवाज़ कर रही है, मेरे जोड़ आवाज़ कर रहे हैं। तो देखो दो तरह की आवाज़ें हो सकती हैं। एक तो थोड़ी थोड़ी चर चर की आवाज़ आती है कई लोगों में, वो उसको हम बिनाइन आवाज़ बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। कई लोगों में होता है, उसको हम रीअश्योर कर देते हैं पेशेंट को भी, आप घबराएं मत। कई बार क्या होता है कि जोड़ के अंदर जो एक कार्टिलेज होती है, जैसे घुटने का जोड़ है, उसके अंदर एक तरह का कुशन होता है जिसको मेनिस्कस कहते हैं। अगर वो फट जाए और वो अटकना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से भी कई बार कटक कटक की आवाज़ आ सकती है, या जोड़ अटक सकता है। या कोई बोन का छोटा सा पीस अगर अलग हो जाए और वो अंदर अटक जाए तो उसमें भी आवाज़ आ सकती है, जोड़ अटक सकता है। तो वो एक अलग तरह की आवाज़ है, उसका तो जो इलाज अलग है कि वो उसको ट्रिम करके ठीक करना पड़ेगा, या कोई लूज पीस अगर हो गया तो उसको निकालना पड़ेगा। बाकी ये छोटी मोटी जो कर्र की आवाज़, कर्र बबल जैसी आवाज़ आ जाती है, ये कुछ इनका कोई मायना नहीं है। कुछ बनावट ऐसी हो जाती है, आ जाती है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से। हेलो। हेलो सर। जी बताएं क्या सवाल। जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी ये ना, जैसे हाथ पैरों में ना सूजन आ जाती है, और हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, और जैसे टैबलेट वगैरह खाए तो आराम हो जाता है, और वापिस वैसे ही हो जाता है, और हाथ पैर बहुत दुखते हैं। हाँ देखिए, वही बात हुई थी ना। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको जांच करा लेनी चाहिए कि कहीं आपको वो ये रोमेटॉइड टाइप का गठिया डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो इसकी आप अपने डॉक्टर साहब से जांच करा लें। और अगर जैसे सुबेरे उठते हैं, हाथ अकड़ जाते हैं, हाथों पैरों में सूजन हो जाती है, तो अगर ऐसा शुरुआत हो रही है तो 2-3 सिंपल खून की जो जांच है उसको आप करा लो, और डॉक्टर साहब को दिखा के ये रूल आउट कर लो भी कोई ये रोमेटॉइड टाइप का गठिया तो नहीं है। अगर है तो उसकी स्पेशल दवाइयाँ होती हैं, वो ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत होगी, वो आप कर सकते हैं। जी, आपने बीच में जिक्र किया था स्मोकिंग का। तो जो स्मोकिंग है, सिगरेट है, तंबाकू है, आजकल ये एक फैशन की तरह हो गया है। तो अगर हड्डियों की बात करें इन्हें रिलेट करके, तो ये हमारी हड्डियों को किस हद तक और कब नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं? देखो ऐसा है, मेरे फादर मरहूम जो वालिद हैं वो यही कहा करते थे कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसको सिगरेट पीना सिखा दो, तो अपने आप तुम्हारा बदला निकल जाएगा। ये ऐसी वाहियात चीज़ है सिगरेट, स्मोकिंग जो है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं। बिल्कुल हर चीज़ से नुकसान ही नुकसान है कि भाई आपकी हड्डी को भी, अब तो ये बिल्कुल प्रूव हो गया कि जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज़्यादा चांस हैं। जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए उसके जुड़ने में दिक्कत। अगर आप ऑपरेशन करके, जैसे हम बोन लेंथनिंग का ऑपरेशन करते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं उसको करते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ये कामयाब होने के चांसेस कम है। और तरह तरह की बाकी तो प्रॉब्लम पता ही है, लंग कैंसर, ये वो तरह, हार्ट डिजीज, हड्डी की प्रॉब्लम सारी। तो ये स्मोकिंग तो बिल्कुल ही वाहियात किस्म की चीज़ है, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो नुकसान ही है। लेकिन हड्डियों की बात करें तो ये किस हद तक और कब नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं? जब हैवी स्मोकिंग होगी तो ये एक फैक्टर है
जो कि ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकता है जी। बाकी फैक्टर के साथ मिलके। तो बाकी एक और भी नेगेटिव फैक्टर है, ये साथ में मिल जाता है। तो और अगर आप करते रहोगे तो नुकसान ही नुकसान है जब तक आप नहीं इसको बंद करेंगे तो। और बाकी फैक्टर्स वही हैं, उनको तो ठीक करना ही करना है। जी, अगर आजकल की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, तो पहले से काफ़ी कुछ बदल गया है। आजकल हर कोई एसी में रहता है और बहुत घंटों घंटों रहता है। तो क्या इसका भी कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों पर असर हो रहा है? क्या कभी आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जो लोग एसी में रहते हैं ज़्यादा टाइम, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट पेन हो रहा है एसी की वजह से? देखो ऐसा है कि अब ये कहना कि एसी की वजह से जोड़ खराब हो गया वो तो ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो या अचानक टेम्परेचर चेंज होता है तो अक्सर जो जोड़ों की दर्द है जो छुपी हुई थी वो सामने आ सकती है। जी। अभी मुझे याद है, मैं इंग्लैंड में पेइंग गेस्ट था एक ओल्ड लेडी के यहाँ पे, तो वो कहती थी आज बारिश होगी। मैंने कहा क्यों? कहता आज मेरे जोड़ में दर्द हो रहा है। तो एक ओल्ड लेडी टेल है कि हाँ। बदलता मौसम, बारिश का मौसम, बहुत ठंडा, वो जिसको दिक्कत है वो उसको उभार सकती है। तो मैं ये नहीं मानता कि एसी की वजह से दर्द वो कॉज करती है, लेकिन उसको वो प्रेसिपिटेट कर सकती है जिसको अच्छा। है। और अक्सर मैंने ये देखा है लोगों को जिनको गठिया है या दर्द है, वो अगर एसी में बैठे तो उनको तकलीफ रहती है। तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म हो उसमें प्रेफर करते हैं। और कई मैंने देखा है दूसरी कंट्री से आते हैं, ठंडी कंट्री से दिखाने के लिए हमको, आपको मालूम है हमारे कंट्री में तो कई कंट्री से आते हैं यहाँ पे, तो अब कई ठंडी जगह से आते हैं, बोले भाई हम जब चले थे तो दर्द थी, यहाँ तो गर्म मौसम में आ गया हमारा तो दर्द ठीक हो गया। तो ये तो कहीं ना कहीं मौसम का असर होता है। अगर इसी तरह हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में बहुत सारे जो लोगों को है जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, वहाँ बर्फ गिरी रहती है और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो कहीं ना कहीं मौसम का असर है थोड़ा। मतलब वही मैंने कहा कि ये इट सेल्फ कॉज नहीं करती, लेकिन उस जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसको एग्रेवेट कर देती है। जी, आपके पास बहुत सारे मरीज आते होंगे, तो आपने जैसे कि ये बढ़ती उम्र के साथ तो होता ही है, लेकिन कम से कम उम्र कितनी है? आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया होगा जिसे जॉइंट की प्रॉब्लम हुई होगी और उम्र बहुत कम है? देखो जैसा हमने शुरू में भी बात किया था कि एक तरह का गठिया होता है जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल रोमेटॉइड आर्थराइटिस। बिल्कुल। वो तो 7-8 साल की उम्र में भी हो सकता है। और जोड़ों की और कई तरह की जोड़ों की बीमारियां जो बच्चा पैदा होते ही हो सकता है, जो इन्फेक्शन वाली है, जैसे जिसको हम बोलते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ इन्फेंसी, और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो एक्चुअली स्पीकिंग मैंने, जैसे आपको मालूम है हम लोग जोड़ बदलते हैं और वो करते हैं, ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि 60 साल के बाद ही बदलें। हाँ। लेकिन कई बार जोड़ इतने खराब हो जाते हैं कि 20, 25, 30 साल की उम्र में भी हमको जोड़ बदलना पड़ जाता है, हिप का या जो कूल्हे का या घुटने का। और जो सबसे यंग पेशेंट का मैंने इंडिया में जो जोड़ बदला है, मेरा ऐसा ख्याल है कि ये यंगेस्ट पेशेंट है इंडिया में जिसका जोड़ बदला गया है, वो 11 साल की बच्ची थी। अच्छा। वो नाइजीरिया से आई थी, जो इंडिया में हमने किया यहाँ ऑपरेशन। उसको सिकल सेल डिजीज थी और उसका कूल्हा बिल्कुल खराब था, तो हमने उसका हिप बदला 11 साल की उम्र में। तो ऐसे आपकी बात का जवाब यही है कि छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम डिफरेंट कारण वजह से हो सकती है। जी, एक कॉलर, लेकिन ज्यादातर बढ़ती उम्र के साथ। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं भागलपुर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, हमारे पैर में मैडम बहुत दर्द होता है। वो ऑफिस जाते आते हैं, जूता खोलने के बाद पता चलता है एक सूजन रहता है उसमें। देखो वही बात है कि एक तो ये देख, आपकी उम्र कितनी, 45-50 के बीच, या आई प्रिज्यूम कि इतनी होगी। तो एक तो आपको ये देख लेना है कि कोई पैर में, कोई जोड़ में, जैसे अंगूठे के आसपास कोई गठिया तो नहीं डेवलप हो रहा। कई बार वहाँ आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। कोई गाउट वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिक एसिड चेक कर लें। या हाथों में और पैरों में सूजन या दर्द तो नहीं होती, वो भी आप जांच कर लें। और कई बार क्या होता है कि उम्र के साथ थोड़ी थोड़ी हड्डी घिस जाती है, या कई लोगों का जो पैर है उसकी बनावट बचपन से ठीक नहीं रहती है, और जब उम्र बढ़ती है तो फिर जोड़ों के अंदर आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा सीवियर फ्लैट हो, या कई लोगों का बहुत ज़्यादा ऐसे कर्व होता है, या डिफॉर्मिटी जिसको रही हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर हमको अगर कोई बनावट में दिक्कत है तो आजकल जूते के अंदर ऑर्थोटिक्स बन जाते हैं, वो आपकी शेप
लेके मशीन के ऊपर, और अंदर जूते के अंदर वो पतावा बोले या ऑर्थोटिक बोले वो डाल देते हैं, ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि जहाँ पे आपको दर्द हो रही है उस जगह से वेट रिलीव हो जाए। जैसे जो हमारे पैर के, जिसको मेटाटार्सल बोलते हैं, जो हड्डी है, वो जहाँ हमारा पैर नीचे लगता है, कई बार उसके नीचे कई लोगों को दर्द होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है नीचे का, कई बार जो मोटा फैट होता है वो थिन हो जाता है और वो खत्म हो जाए, तो उसको वेट रिलीव कर सकते हैं वहां से। एक अंदर मेटाटार्सल पैड होता है। अच्छा। तो इसका मुआयना करना जरूरी है, ये देखे भाई वजह क्या है, तो उस वजह का ही उसी तरह से पहले इलाज किया जरूरी जा है सकता कि वजह पता लगाई जाए। जी। जी, एक कॉलर हमारे साथ है महाराष्ट्र से, अनवर खान। हेलो हेलो हेलो। अनवर साहब, देखिए सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। जी वालेकुम बताएं, सवाल बताएं। अनवर साहब सवाल अस्सलाम बताएं। वालेकुम। जी आदाब वर्ग डॉक्टर साहब। आदाब जी, वालेकुम सलाम। हाँ, सवाल देखिए, बताएं, जो क्या मेरा सवाल है? राइट घुटना है ना जी। ज्यादा देर अगर मैं बैठा समझो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सवाल ये है मेरा मुहतरमा कि मेरा जो राइट साइड घुटना है ना, घुटना, जी वो घुटने में जो है तकलीफ होती है मुझे, ज्यादा देर बैठ गया मैं। देखो, ये देखना ये है कि तकलीफ राइट घुटने में कितना चलने के बाद है, कि क्या उसके अंदर कोई आपकी डिफॉर्मिटी तो नहीं आ गई है, क्या उसके अंदर कोई सूजन तो नहीं आ गई है, और कितना ज़्यादा ख़राब है। तो एक तो आप अपने लोकल डॉक्टर साहब को दिखा के, अगर ज़रूरत है तो एक्सरे करा लें, और अगर ज़रूरत है तो खून की जांच करा लें, और अगर दिक्कत ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी फिजियोथेरेपी करें। आसपास की जो आपकी मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, क्रॉस लेग करके ना बैठें, और नमाज आप अपना चेयर पे बैठ के पढ़ लें। अगर ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही है तो नीचे बैठ के अभी थोड़ा टाइम ना करें, तो उससे आपका थोड़ा राहत आपको मिल सकती है। और अगर ज़्यादा तकलीफ है एक्सरे में या और कोई बाकी जो अगर इन्वेस्टिगेशन में, तो उसका फिर जो मुआयना करने के बाद में आपको इलाज उसी तरह से बताया जा सकता है। जी, आजकल बहुत ज़्यादा जो सुनने में आता है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सुनने में आता है। तो किसी भी मरीज़ की जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत कब आती है? देखें, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है ना, ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट तब करना है जब जॉइंट की एंड ऑफ लाइफ आ गई, यानी कि और कोई तरीका बचा नहीं। आपने दवाई खा ली, आपने वजन कम कर लिया, फिजियोथेरेपी कर ली, मसल स्ट्रॉन्ग कर लिए, कभी जोड़ में इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ी वो पढ़ ली, आजकल वो विस्को सप्लीमेंटेशन आता है लुब्रिकेशन करने को, वो कर लिया। मतलब आपने जितने आपके तरकीब थी आपने निपटा ली, और फिर भी दर्द ज़्यादा है, आपको दर्द की दवाई रेगुलर लेनी पड़ती है, चलने में दिक्कत है, शदीद दर्द है, और आपका कभी कभी रात को भी नींद खुल जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में जोड़ जो है बदल सकते हैं। अच्छा। ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि हम 60 साल की उम्र के बाद जोड़ बदलें, ताकि वो 25-30 साल चल जाए और आपका ज़िंदगी उससे निकल जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जोड़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, 40 साल में, 30 साल में, 35 में, 25 में भी हमने देखा। तो अगर जोड़ ज़्यादा ख़राब है तो यंग उम्र में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कोशिश यही है कि जितना देर टाल सकें उतना अच्छा है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मालेगांव से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मुझको जो मर्ज है साइटिका का है, अर्कुन निसा। जी। तो उसमें मैंने MRI निकाली थी, उसमें L4 L5 में मुझको तकलीफ है, और कुछ दूर चलकर फिर एकदम जाम हो जाता हूँ, बैठना पड़ता है, फिर थोड़ा रेस्ट लेके फिर चल सकता हूँ। जी देखिए, ऐसा है कि आज हम वैसे तो जोड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये जो स्पाइन रिलेटेड कॉल किया है, आपका इस्तकबाल है, हम आपका जवाब जरूर देंगे इसके अंदर। कि या तो ये हो सकता है कि आपकी डिस्क निकली हुई है, वहां से स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, वो नस के ऊपर बैठ गई, या कई बारी जब उम्र बढ़ती जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि हड्डी बढ़ जाती है, वहाँ पे जो अंदर मांस होता है वो बढ़ जाता है, और जो नसें हैं, इस तरह से हमारी स्पाइनल कैनाल होती है, उसके बीच में से सारी नसों का गुच्छा जाता है। और अगर हड्डी बढ़ जाए और अगर मांस बढ़ जाए तो वो जो इतना बड़ा होल था वो छोटा हो जाता है, और ट्रेवल करने का रास्ता हो जाता है कम। तो ऐसा जैसे लगता है कि नस के ऊपर कोई बैठ गया। तो अगर ऐसी तकलीफ है तो उसका रास्ता बड़ा करने के लिए हमको
ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ऑपरेशन से पहले हमेशा हमको फिजियोथेरेपी, दवाई वगैरह सब ट्राई कर लेना चाहिए। तो आपके केस में मुझे लगता है कि या तो आपका डिस्क आपके नस के ऊपर दबा रहा है या आपकी स्पाइनल कैनाल जो है वो नैरो हो रही है। तो आपके एमआरआई में वो आपके डॉक्टर देख के आपको एडवाइस कर सकेंगे कि क्या आपको अभी कि सिर्फ फिजियोथेरेपी से काम चल जाएगा या कुछ दवाइयों से, या आपको कुछ कभी कभी इंजेक्शन भी ला सकते हैं कमर में, या क्या वाकई आपको किसी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो फिर आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ है अलीगढ़ से। हेलो हेलो जी, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है, मैंने अभी इसमें सवाल भी पूछा था कि जो जॉइंट पेन है बढ़ती उम्र के साथ ऑब्वियस है, होता ही है, होना ही है, लेकिन फिर भी क्या हमारी कुछ ऐसी लाइफस्टाइल में चेंजेस हो सकते हैं या कुछ खान पान में बदलाव ऐसा हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत हम बच पाएँ? देखो ऐसा है, मैं ना बड़ी बारी लोगों को एक यही एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई एक घोड़ा है, उसके ऊपर अगर आप 50 किलो का वजन डालो वो तेज चलेगा, या 100 किलो का रखो तो वो तेज चलेगा, 50 वाला। तो एक जोड़ एक तो उम्र के वजह से थोड़ा थोड़ा खराब होगा, उसके ऊपर आपने वजन भी अपना 100 किलो बना लिया तो जल्दी खराब होगा ही और आपको चलने में दिक्कत होगी। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आप अपने वजन का कंट्रोल रखें। दूसरी बात, देखो हमारी दीवारें हैं, अगर दीवार कमजोर हो जाए तो हमें क्या स्ट्रांग चाहिए? पिलर्स। जी, पिलर स्ट्रांग हो, दीवार कमजोर हो, कोई बात नहीं। तो पिलर्स हमारे जोड़ के क्या है? हमारी मसल्स। तो अगर आप मसल्स को स्ट्रांग रखोगे तो जोड़ को आप काफी देर तक ज्यादा चला सकते हो। तो आंसर क्या है? वजन कम, मसल को स्ट्रांग रखना है, आप अपनी मोबिलिटी अच्छी रखिए, क्योंकि जितना आप बैठ जाओगे ना एक जगह पे उतना जोड़ भी अकड़ते जाएंगे। तो मोबिलिटी, वेट रिडक्शन एंड मसल स्ट्रेंथनिंग, इससे आप काफी हद तक अपने जोड़ को और भी ज्यादा खींच सकते हैं। और बाकी अब हम पहले बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि और भी कई तरह के नुस्खे हैं, कई लोग करते हैं। कोई बोलता है जी घरेलू नुस्खे लोग इस्तेमाल करते हैं जी, वो बोलते हैं जी हमने हल्दी खाई तो हमारा आराम आ गया। कोई बोलता है जी हमने ये किया, कोई गर्म तेल लगा लेता है, गर्म पानी से सिकाई कर लेता है, नमक के पानी से सिकाई कर लेता है। हमें जस्ट बिकॉज मैं एलोपैथी में हूँ और मैं जस्ट बिकॉज मैं सर्जन हूँ तो माइंड ओपन होना चाहिए, क्योंकि हर तरह की साइंस है, हो सकता है उन साइंस में कोई दम हो, लेकिन प्रॉब्लम उनमें ये है कि वो साइंटिफिकली डिजाइन स्टडीज में उनके अंदर डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ सिर्फ। क्योंकि ये एक फैक्ट है, मैं भी जानता हूं कि कई लोग जो हल्दी खाते हैं वो कहते हैं कि हमारा दर्द कम हो गया। कोई नुकसान नहीं है, अगर किसी को दर्द कम हो जाता है ऐसी चीज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप एक्सरसाइज करो, इससे आराम। एक मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि जो लोग आयुर्वेद में या और ब्रांचेस में हैं वो कुछ साइंटिफिक स्टडीज करके इसको प्रूव कर दें भाई कि इतने लोगों को दर्द था, इतने को हमने ये दिया, उनका आराम आया, इनमें नहीं आया। यानी कि अगर आपका कहीं ना कहीं दर्द ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, और जहाँ माइल्ड दर्द है तो ठीक है, वो घर पे आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर यश गुलाटी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, इतनी सारी बातें जॉइंट पेन से रिलेटेड आपने बताई, हमारे जो व्यूअर्स हैं इसका फायदा जरूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।